अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा तो गाइस, मैंने कुछ नॉवेल्स की प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग चाहें तो वो चेकआउट कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की एपिसोड। अरसम असबात में सर हिलाता इजाज़त दे गया। देख यार, तुझे एक मुखलिस मशवरा दूंगा। मैं मिला हूँ आयरा से, अच्छी लड़की है, बस कुछ बचपना है उसमें। अब इन 4 सालों में वो भी शायद दूर हो गया हो। वक्त के साथ साथ इंसान मैच्योर हो जाता है। फिर तुझे उससे क्या मसला है? तुम एक बार ठंडे दिमाग से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। तू अपना मुंह बंद रख, वो उसकी बात पर झंझलाता हुआ बोला। अगर मेरे मशवरे तुझे इतने ही बुरे लग रहे हैं तो मैं उठकर चला जाता हूँ। मेरा मूड बहुत अच्छा, अपनी बकवास से ख़राब मत कर। वो उसे घूरी से नवाजता हुआ बोला। अच्छा, मौसूफ का मूड आज सुबह सुबह ही अच्छा और फ्रेश लग रहा है, क्या बात है? वो अब्रू अचकाता हुआ बोला। कुछ ख़ास नहीं, बस आज सुबह सुबह एक परी का दीदार हो गया था। बस उसे देखते ही मूड खुद ब खुद अच्छा हो गया। वो जैसे उसका हसीन चेहरा आंखों के पर्दे पर लाता हुआ बोला। उसे ख्यालों में खोए देख अरसम शरारती अंदाज में बोला। इश्क विश्क का मामला तो नहीं बरखुरदार? चल लोए, मुंह बंद रख, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। वो हरी झंडी दिखाता हुआ बोला। कबीर बेटा, वो उजलत से घर में दाखिल हुआ। जब अपने नाम की पुकार पर उसे रुकना पड़ा। जी मामा, वो मुड़ता हुआ बोला। इधर मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं चाह रही थी कि मसफरा की रुखसती अब करवा लेनी चाहिए। तुम दोनों के निकाह को काफ़ी टाइम हो चुका है, और मुझे लगता है इतना वक्त काफ़ी होता है एक दूसरे को समझने के लिए। वैसे भी मसफरा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे नहीं लगता तुम्हें उसे परखने की ज़रूरत है। नो मॉम, अभी बिल्कुल नहीं। अभी मुझे मेरे कैरियर पर फोकस करने दें, अभी मुझे इन सब झंझट में नहीं पड़ना। वो अटल अंदाज में बोला। तुम भी बात को समझो, उसकी माँ को भी टेंशन होगी। तुम तो जानते हो कि उनके घर के क्या हालात हैं। ऐसे में हम उनका एहसास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और ये बात मत भूलो, इस रिश्ते में तुम्हारी रजामंदी भी शामिल थी। तुमसे पूछ कर ही ये सब हुआ है। मैं देख रही हूँ तुम्हारा रवैया दिन ब दिन बच्ची के साथ कैसा हो रहा है। जब से तुमने जॉब शुरू की है, तुम जाने किस सिमत चल निकले हो। तुम अपनी हरकतों से मुझे ये सोचने पर मजबूर मत करो कि तुम्हारी बात मानकर मैंने कोई गलती कर दी है। वो जांचती निगाहों से उसे देखती हुई बोली। ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, बस मुझे कुछ वक्त दे दें। हम वो उसकी बात सुनती होंगारा भर गई। कबीर नियाज़ी का निकाह मसफरा से उसकी रजामंदी जानने के बाद हुआ था, मगर अब उसे लगता था कि उसने अपनी मॉम की बात मानकर गलती कर दी है। उसे मसफरा से बेहतर लड़की मिल सकती थी। वह नेक्सी की पिछली तरफ खामोश खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। कभी कभी वो सोचती थी, काश उसका कोई भाई होता जो इस मुश्किल वक्त में उनकी ढाल बन सकता, उन्हें ज़माने के सर्दो गर्म से बचाता। वो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि आने वाले की आहट भी महसूस ना कर सकी। वो जो अरसम से मिलने के बाद घर में बैठा बोर हो रहा था, कुछ देर गार्डन में बैठ गया। गार्डन से होता हुआ अब वो अनेक्सी की बैक साइड पर आ चुका था। वहाँ किसी लड़की की मौजूदगी उसे हैरानी में मुब्तला कर गई। वो उसके नज़दीक आते संजीदगी से पूछ बैठा। कौन हो तुम, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो किसी की आवाज़ सुनती उसकी तरफ मतवज्जा होती, चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। मैं क्यों बताऊँ कौन हूँ मैं? पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? वो कमर पर हाथ टिकाती कड़े तेवरियों से गोया हुई। हारिब उसे देखता फ्रीज हो चुका था। तुम यहाँ? वो कम से कम इसकी तवक्का नहीं कर रहा था। वो तो सुन ही ना सका कि उसने उससे क्या कहा है। वो तो बस उसे ही देख रहा था, उसके चेहरे के एक एक नक्श को निहार रहा था। मैं कुछ पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो। हारिब जो गौर से उसकी तरफ देख रहा था, उसके बोलने के अंदाज पर चौंका था। उसने तो अब गौर किया था कि वो बोलते हुए अटकती है। थोड़ी देर पहले दिल को जो उसकी मौजूदगी पर खुशगवार एहसास हुआ था, अब दिल हर चीज़ से अचाट हो चुका था। वो खामोशी से लंबे लंबे डग भरता वहाँ से निकलता चला गया। मिसफरा ने उसे हैरानगी से वहाँ से जाते देखा। वो सर झटकते फिर से सामने डूबते सूरज पर नजरें टिका गई। वो वहाँ से निकलता अपने बेडरूम में बंद हो चुका था। उसे अपने घर में देख वो कितना खुश हुआ था। इस सब में वो ये बात भी फरामोश कर चुका था कि वो यहाँ क्यों मौजूद थी। उसे जाने क्यों उसे ऐसे अटकते हुए बोलते देखकर तकलीफ हुई थी। मुझे क्यों इन सब से फ़र्क पड़ रहा है? मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ? क्या लगती है वो मेरी? मैं हरगिज़ भी अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा।
वो मन ही मन में ये प्लान भी कर चुका था कि वो सुबह फिर मिंसा को छोड़ने जाएगा। क्या पता फिर उस परी का दीदार हो जाए। उसे कहाँ मालूम था कि उसके दिल की ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, और वो भी ऐसे। मैं अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा जब मुझे उससे कोई सरोकार नहीं रखना। ये सब जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वो अटल अंदाज में खुद को टपटता हुआ बोला, सारा 2 बजे तक तैयार रहना। मैंने भाभी को फ़ोन करके आगाह कर दिया था कि हम आ रहे हैं। मैंने सरसरी सा जिक्र किया था। मैं चाह रही थी कि वहाँ जाकर मुनासिब तरीके से बात का आगाज़ करें। क्या ख्याल है? वो अपनी बात उनके सामने रखती हुई बोली, सही कहा भाभी, ऐसी बातें फ़ोन पर अच्छी नहीं लगती। आपने ठीक किया। और बेफिक्र रहें, मैं टाइम पर रेडी हो जाऊंगी। मैं जुहान के लिए बेहद खुश हूँ। बस खुदा से दुआ है कि वो दोनों साथ खुश रहें, वो आमना बेगम की बात के जवाब में बोली। मिंसा जो नकाहत के बाइस सारा बेगम की गोद में सर रख कर लेटी थी, आमना बेगम की बात पर चौंक सी गई थी। उसकी आंखों में हादिया की शबीहा लहराई। ऐसा क्या खास था उसमें जो जुहान उसको तरजीह दे रहा था? दो आंसू खामोशी से टूटकर सारा बेगम की गोद में जज्ब हो गए। वो खामोशी से उठती कमरे से बाहर को निकलने को थी जब सारा बेगम उसे बाहर जाता देखकर बोली, मिंसा बच्चे किधर जा रही हो? मामा मेरी तबीयत नहीं ठीक, अपने कमरे में जा रही हूँ, कुछ देर आराम करूँगी। वो मुड़े बगैर बोलती बाहर निकल गई। वो दोनों अब भी सुहान और हादिया के रिश्ते की बाबत बात कर रही थीं, पर वो कान लपेटती वहाँ से निकलती चली गई। वो बगैर दस्तक दिए दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। उसे गहरी सोच में डूबा देखकर वो धब से आकर सोफे पर बैठ गया। जुहान चौंकते हुए उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। वाह भाई, अभी भाभी आई भी नहीं है और आप अभी से उनकी यादों के एहसास में खोए हैं। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए शरारती अंदाज में गोया हुआ। उसका इशारा हादिया की तरफ था, जिनकी तरफ आज घर वाले जा रहे थे। क्या बकवास कर रहा है, मैं समझा नहीं। वो उसकी गोलमोल बातों पर झंझलाकर बोला। वो पहले ही मिंसा की वजह से परेशान था। उसने तो उससे बात करना भी छोड़ दिया था कि वो समझ जाए कि वो जो सोच रही है ऐसा मुमकिन नहीं। पर दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से उसकी मुसलसल ख़राब तबीयत उसे टेंशन में मुब्तला कर रही थी। ये देखें भाई, आप फिर भाभी को सोचने लगे, फिर कहेंगे कि मैं बकवास कर रहा हूँ। हारिब मुंह बनाता हुआ बोला, तू मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रख और निकल यहाँ से। वो तकरीबन उसे दफ़ा होने का इशारा करता हुआ बोला। बस मुंह से कहने की कसर बाकी थी। भाई, आपको ज़रा भी एहसास नहीं है, मैं इतने सालों बाद लौटा हूँ। मेरा हाल हवाल पूछें, मेरे साथ वक्त गुजारें। अब आपको एहसास नहीं है, मैं खुद ही आ गया। आप अब भी मुझे बाहर निकाल रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर। वो मस्कीन शक्ल बनाता हुआ बोला। जुहान को उसके अंदाज पर हंसी आई। तू ना एक नंबर का नौटंकी है, सब पता है मुझे। मेरे सामने ये मस्कीन शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है। खूब अच्छे से आगाह हूँ मैं तेरी चालाकियों से। वो उसे आंखें दिखाता हुआ बोला। हारिब ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। कबीर न्याजी जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ आज अफरा तफरी मची हुई थी। वजह बॉस की बेटी अपनी तालीम मुकम्मल करके लंदन से लौटी थी। आज वो ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी। सबको यही मालूम था कि वो नकचिड़ी और मगरूर सी है। बाहर से उन्हें इतला मिल चुकी थी कि नताशा गाजी आ चुकी है। जैसे ही हील की टिक टिक गूंजी, सारा स्टाफ अलर्ट हो चुका था। अपनी नौकरी सबको प्यारी थी। कोई भी गलती करके वो लोग अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते थे। वो मगरूर सी चाल चलती किसी को भी मुखातिब किए बिना बेनियाजी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ गई। कबीर काफ़ी हद तक उसकी पर्सनैलिटी से मुतासिर हो चुका था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि उसे इतला मिली कि उसका बुलावा आ चुका है। मैम नताशा आपसे मिलना चाहती हैं। एक वर्कर उसे आगाह करके जा चुका था। वो परेशान सा हो गया कि उसने अभी ऐसा कुछ किया भी नहीं, फिर क्या वजह हो सकती है। बहरहाल जो भी था, जाना तो उसे था। वो खुद को कंपोज करता नताशा के कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा नॉक करके अंदर आने की इजाज़त ली। इजाज़त मिलते ही अंदर दाखिल हुआ। अहमद खासी उसके साथ ही बरजमान थे। उसे देखते ही वो उसकी तरफ मतवज्जा हुए। नताशा बेटी, इससे मिलो, यह है कबीर न्याजी। इसे काम करते अभी कुछ ही वक्त हुआ है, पर इस थोड़े से वक्त में ही ये अपने आप को मनवा चुका है। मुझे इसके काम करने का अंदाज पसंद है। वो नताशा को उसके हालिया प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगे। नताशा ने इम्प्रेस होकर उसकी तरफ देखा। नताशा बच्चे, हम चाह रहे हैं कि आप कबीर के साथ मिलकर काम करो ताकि इनसे आप भी कुछ सीख लो। नताशा इस बात में सर हिलाकर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद है हम साथ में अच्छा वक्त गुजारेंगे।
उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया जिसे कबीर खुशी खुशी थाम चुका था। वो ऑफिस से बाहर आकर लाशौरी तौर पर नताशा का मवाजना मुस्फिरा से करने लगा। उसे हर तरह से नताशा का पलड़ा भारी होता महसूस हुआ। वो हर लिहाज से मुस्फिरा से बेहतर थी, ये उसकी सोच थी। हाँ, एक चीज़ थी कि मुस्फिरा नताशा से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, पर उसका मानना था कि सिर्फ खूबसूरत होना काफ़ी नहीं, इंसान में खूबियाँ भी होनी चाहिए। मुस्फिरा का सोचते ही उसका हलक तक कड़वा हो चुका था। उसे एक दफ़ा फिर अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ जो वो मुस्फिरा के साथ निकाह करके कर चुका था। वो लोग खुशी खुशी रिश्ते की बात करते घर लौटे थे। उन्हें सोचने का वक्त मांगा था। उन्हें 100% यकीन था कि उनकी तरफ से मुस्बत जवाब ही होगा। वो अभी रिलैक्स होकर बैठे ही थे जब सबूरा भागती हुई आई। बीबी जी, वो तकरीबन चिल्लाती हुई नीचे आई। क्या हो गया सबूरा, क्यों शोर मचा रही हो? सारा बेगम उससे टपटते हुए बोली। बीबी जी, वो मैं मिंसा बीबी के कमरे में खाना देने गई थी, पर वो तो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की, पर वो बिल्कुल भी नहीं उठ रही। उसके बोलने पर सबसे पहले हारिब को ही होश आया था। वो भागता हुआ सीढ़ियाँ फैलांगता मिंसा के कमरे की तरफ बढ़ा। बाकी सब भी उसके पीछे भागे। 1 मिनट पहले माहौल कितना खुशगवार था और अब सभी टेंशन में थे। जोहान जो उनकी आवाज़ सुनता लाउंज में आया था, मिंसा की हालत देखता लब भीज गया। हारिब उसे लेकर फौरन गाड़ी की तरफ भागा। उसका रुख करीबी अस्पताल की तरफ था। 1 घंटा वहाँ परेशानी में बैठने के बाद उसकी तबीयत संभली थी। डॉक्टर के बाहर निकलने के बाद हारिब उनसे मुखातिब हुआ। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? वो ठीक तो है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? उसके लहजे में वाज़िया बेचैनी थी। जी, अब वो पहले से बेहतर हैं। उन्होंने किसी बात की टेंशन ली है। बुखार भी बेहद तेज़ था, लेकिन अब उनकी कंडीशन स्टेबल है। उनकी ड्रिप के मुकम्मल होते ही आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। बस उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखिए और टेंशन परेशानी वगैरह से दूर रखें। उसकी तबीयत की बेहतरी का सुन के सब ने सुख का चैन लिया। वो दरवाजे को नॉक करती इजाज़त मिलते ही अंदर आई। सामने ही उसके बड़े पापा और पापा दोनों ही मौजूद थे। बड़े पापा, आपने बुलाया? वो झिझकती हुई बोली। हाँ मेरी जान, इधर आओ। वो दोनों सामने सोफे पर ही बर्जमान जाने क्या राजो न्याज करने में मसरूफ़ थे। उसे देखते ही अपने नज़दीक जगह बना गए। इब्राहिम साहब नरमी से कहते उसे अपने पास बैठने का इशारा कर चुके थे। वो अपने बाबा से ज़्यादा अपने बड़े पापा की लाडली थी। वो उसके बैठते ही उसके गिर्द अपना हिसार कायम कर गए। मेरी बेटी की स्टडी कैसी जा रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अच्छी जा रही है बड़े पापा, कोई मसला नहीं। आयरा, मैंने आपसे कुछ अहम बात करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। वो कुछ झिझकते हुए बोले। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि बात का आगाज़ कहाँ से करें। उनके बेटे की हठधर्मी उन्हें छोटे भाई के सामने जलील करवा गई थी। वो तो उनका ज़र्फ था कि इतना कुछ होने के बाद भी वो उनसे कुछ नहीं बोले थे, कोई सवाल करने नहीं आए थे। मैं कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, सीधा मुद्दे की बात पर आऊँगा। तुम जानती हो ये निकाह तुम्हारे मरहूम दादा हजूर की ख्वाहिश था। मैं और असद दोनों ही उस वक्त निकाह के लिए राज़ी नहीं थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आगे जाकर तुम दोनों में से कोई इसकी मुखालफत करे। खैर, ये निकाह तो अब्बा हजूर की ख्वाहिश पर हो गया, लेकिन हुआ वही जिसका हमें डर था। तुम नहीं जानती, 4 साल तक उसकी इस घर से दूरी की वजह उसकी वो शर्त थी जो मैंने मानने से इनकार कर दिया था। मैंने उसे 4 साल से वक्त दिया कि वो संभल जाए, मगर वो कुछ तवक्कुफ़ के लिए खामोश हुए जब आयरा की बात उन्हें परेशान कर गई। मैं जानती हूँ वो वजह, बड़े पापा। वो सर झुकाती धीमे लहजे में बोली। उन्होंने हैरानगी से असद की जानिब देखा। वो वाहिद इंसान थे जो उनके अलावा सारी हकीकत से वाकिफ़ थे, पर उन्हें तो वो मना कर चुके थे। फिर कैसे वो सब जानती थी? असद साहब ने उनकी तरफ देखकर नफ़ी में सर हिलाया, जैसे कहना चाहते हों कि वो खुद नहीं जानते कि उसे कैसे मालूम है। वो उनकी हैरानगी को देखकर बोली, मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया। मैंने खुद आप लोगों की बातें सुनी थी, और ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो एक गैर इरादी अमल था। वो होंठ काटती अपनी सफाई पेश कर रही थी। इब्राहिम साहब ने एक गहरा सांस भरा। तुम जानती हो कि वो क्यों वापस आया है? जानती हूँ। मैं चाहता था कि तुम दोनों का ये रिश्ता बरकरार रहे। तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, इसलिए चाहता था कि अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास रोक लूं, पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर है। तुम जानती हो सब कुछ, तो ये समझ लो कि मैं चाहता हूँ कि इस बार पहल हमारी तरफ से हो। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मेरी बेटी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप ऐसा चाहती हो? उन्होंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैं तो ये बहुत पहले से चाहती थी, तब से, जब से उन्होंने वापस आने की शर्त रखी थी, पर सिर्फ आप लोगों की वजह से खामोश थी। पर अब जब मेरी राय जानना चाहते हैं, तो मेरी खुशी उस शख्स से अलैदगी में है, क्योंकि मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे अहम है। वो बोलकर खामोश हुई। जो मेरी बेटी चाहती है वैसा ही होगा, तुम फिक्र मत करो। वो उसका सर थपथपाते हुए बोले, हो सके तो अपने बड़े पापा को माफ़ कर देना। वो गमज़दा से उसके सामने अपने हाथ जोड़ गए। उसने तड़प कर उनके हाथ खोले। बड़े पापा, ये क्या कर रहे हैं? आज के बाद ऐसा करने का सोचिएगा भी मत, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। उन सब में आपका कोई कसूर नहीं है। वो उनके कंधे पर सर रखती लाड से बोली, काश उनका बेटा इस अजीम लड़की की कदर कर लेता। उसने इतनी अच्छी लड़की गंवा दी थी। उन्होंने ये बात दिल में सोची, कहने की हिम्मत नहीं थी। बार बार वही बात दोहराकर वो उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे। वो आरामदा हालत में बेड से टेक लगाकर बैठी थी। उसे अस्पताल से आए 3 दिन गुजर चुके थे। इन दिनों में वो खामोश सी होकर रह गई थी। आंखें बंद किए वो अब भी उसी के बारे में सोच रही थी। बंद आंखों से आंसू मोतियों की सूरत में बह रहे थे। इन कुछ दिनों में वो मुसलसल चहकने वाली लड़की मुरझा सी गई थी। उसकी सोचें जाने कहाँ परवास कर रही थीं। जब कोई उसके कमरे का दरवाज़ा खोल कर अंदर आया था, वो हनूज आंखें बंद किए पड़ी रही। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? बोलो। सबकी तवज्जो खुद की तरफ दिलवाना चाहती हो? वो चीखता हुआ बोला। उसकी धारनुमा आवाज़ ने मिंसा को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। उसने शिकवा नज़रें उठाकर सामने वाले की तरफ देखा, पर उस पत्थर पर जैसे कोई असर ही ना हुआ हो। वो उस पर से नज़रें हटाकर रुख मोड़ गई। अपनी बात के जवाब में मिंसा की खामोशी नोट करके उसका गुस्सा ऊद आया। वो खामोशी से मुंह मोड़े बैठी थी, और उसका मुंह मोड़ना भी उसने शिद्दत से नोट किया था। वो होंठों पे ऐसे कफ़ल लगाए बैठी थी जैसे ना बोलने की कसम खाई हो। तुम यूं खामोश नहीं रह सकती, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या मतलब समझूं तुम्हारी इस खामोशी का? वो अपनी बात पर जोर देता हुआ बोला। यही कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। फ़िलहाल आप यहाँ से चले जाइए। वो आहिस्ता आवाज़ में सादा से लहजे में बोली। मगर मैं बात करना चाहता हूँ, वो दांत पीसता हुआ बोला। क्यों आप बार बार मेरा ज़ब्त आजमाने आ जाते हैं? क्यों नज़र नहीं आती आपको मेरी मोहब्बत? जाइए यहाँ से। आंखों से कीमती मोती बेमोल होने लगे थे, पर सामने वाला यूं था जैसे उस पर कोई असर ही ना हो रहा हो। ज़ुहान ने उसकी गहरे पानियों से भरी शहद रंग आंखों में झांका था। इस पल जाने क्यों उन आंखों में ये आंसू बुरे लगे थे। मैं जानती हूँ आपको कौन सी चीज़ यहाँ खींच लाई है। आपको डर है कि कहीं मैं घर वालों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर दूँ। तो बेफिक्र रहिए जी, मैं किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करूँगी। वो सांस लेने के लिए लहजा भर रुकी। आप बेफिक्र होकर अपनी शादी की तैयारियां करें, मैं आपकी राह में हाइल नहीं होंगी। मुझे हर चीज़ से बढ़कर आपकी खुशियाँ अजीज़ हैं। उसके लहजे में वाजिया बेबसी थी, जो सामने वाला जैसे महसूस ही नहीं करना चाहता था। वाह, बहुत खूब मिन्सा शहरयार, क्या कहने आपके? वो इस्तज़ाइया अंदाज में बोला। मैं तो तुम्हें एवी ना समझ और मासूम समझता रहा। तुम तो पक्की खिलाड़ी निकली। सब करके कह रही हो कि मैं कुछ नहीं करूँगी। तुम्हें तो दाद देने का दिल चाह रहा है। वो बाकायदा ताली बजाकर बोला। मैं समझी नहीं। वो रोना भूल कर ना समझी से उसकी तरफ देख कर बोली। वाह, क्या ही कहने आपके। अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हारी इस मरसूम शक्ल पर यकीन कर लेता, पर मैं तुमसे और तुम्हारी चालाकी से अच्छे से वाकिफ़ हूँ। आप ये पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हैं? सीधी तरह से बताते क्यों नहीं कि मैंने क्या किया है? वो झिंझलाती हुई बोली। तुमने मामा को इन सब से आगाह किया है, तभी तो वो मुझे इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं तुमसे रिश्ते की हामी भर लूँ। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, वो बामुश्किल बोली थी। ओह रियली? तुमने कुछ नहीं बताया? तो उन्हें इल्हाम हुआ है? तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है जो तुम्हारे इस झांसे में आ जाऊँगा? तो ये तुम्हारी भूल है। मैंने उन्हें वाकई ही कुछ नहीं बताया। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो होंठ काटती न चाहते हुए भी उसे अपनी सफाई दे रही थी। खामोश। वो उसकी बात दरमियान में ही काट चुका था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम कुछ भी करके मामा को इनकार करोगी, और मैं नहीं जानता तुम उन्हें कैसे इनकार करोगी। ये तुम्हारा सर दर्द है, समझी तुम? वो अपनी बात पूरी करता जाने के लिए मुड़ा जब आमना बेगम को बीच रास्ते में खड़ा पाया। वो ठिठक कर रुका। उनके चेहरे से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उन्होंने क्या सुना था।
کیونکہ وہ اسپاٹ انداز میں کھڑی تھیں۔ نہ ان کے چہرے پر کوئی غصہ تھا نہ ناراضگی۔ وہ سر جھٹکتا ان کے قریب سے ہوتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ منسا نے بے بسی سے اسے وہاں سے جاتے دیکھا۔ 2 دن قبل آمنہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھیں۔ انہوں نے محبت سے اس کا من موہنا چہرہ دیکھا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بجھی بجھی سی رہتی تھی۔ منسا سارا بیگم سے زیادہ ان کے نزدیک تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنی ہر بات ان سے شیئر کرتی آئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھیں جب منسا کی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ زی، آپ یہ نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ آمنہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی بچپن کی عادت تھی، اکثر وہ نیند میں ہی بڑبڑاتی تھی۔ کچھ شاید دوائی کا اثر تھا۔ اس کی باتوں سے بالکل اخذ نہ کر سکیں کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہ لگی۔ آپ ہادیہ سے شادی نہیں کر سکتے۔ اس کی نیند میں کی گئی بڑبڑاہٹ انہیں بہت کچھ سمجھا گئی۔ انہیں افسوس ہوا کہ وہ کیوں نہ سمجھ سکیں کہ وہ اتنے دنوں سے کیا ٹینشن لے رہی تھی۔ اس کی حالت انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکی تھیں۔ وہ شدید طیش کے عالم میں اس کے کمرے سے نکلا تھا۔ اسے سوچ سوچ کر غصہ آ رہا تھا کہ وہ سب کچھ بتانے کے باوجود اس بات کو جھٹلا رہی تھی۔ اسے زیادہ غصہ اس بات پر آیا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور جھوٹ سے اسے سخت نفرت تھی۔ اس کے دماغ میں بیک وقت مختلف باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اس کی سوچ 2 دن پہلے ہونے والے واقعے کی طرف بھٹکی۔ 2 دن قبل، زوہان تم فری ہو؟ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آمنہ بیگم اس کے نزدیک آتی سنجیدگی سے بولی۔ جی ماما، میں فری ہوں، آپ بتائیے کیا بات کرنی ہے؟ وہ ان کے چہرے پر سنجیدگی دیکھتا پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم تحمل سے میری بات سنو گے اور مجھے مایوس نہیں کرو گے، وہ تمہید باندھتی ہوئی بولی۔ آپ بتائیے آپ کیا چاہتی ہیں؟ پہلے کبھی آپ کو مایوس کیا ہے؟ وہ ان کے ہاتھ تھامتا محبت سے بولا۔ میں چاہتی ہوں تمہاری شادی منسا سے ہو۔ وہ کچھ توقف کے لیے رکی۔ زوہان نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ ماما، ایسا خیال آپ کے دل میں کیوں آیا؟ حالانکہ آپ ہادیہ کے ساتھ رشتے کی بات کر چکی ہیں اور میں رضامندی بھی دے چکا ہوں۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتا ہوا بولا۔ اسے منسا پر بے تحاشا غصہ آیا جو اس کے منع کرنے کے بعد بھی آمنہ بیگم سے بات کر چکی تھی۔ اس کا دل منسا سے بدگمان ہوا۔ بس تم یہ جان لو میں یہ چاہتی ہوں، تمہیں سوچنے کے لیے کچھ وقت دے رہی ہوں۔ اگر تمہیں میری خوشی عزیز ہوگی تو تم انکار نہیں کرو گے۔ تمہاری رضامندی دیکھتے ہوئے ہی میں باقی گھر والوں سے بات کروں گی۔ وہ اٹل لہجے میں بولتی اس کے قریب سے اٹھ کر جا چکی تھیں۔ وہ کل سے مسلسل آئرہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جتنا وہ اس کی سوچ سے پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا اتنا ہی وہ اس کے ذہن پر سوار ہو رہی تھی۔ کل سے اسے یہ بات بھی کنفیوز کر رہی تھی کہ وہ اس کے گھر میں کیوں تھی۔ جب سے اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ اس کے ڈیڈ کے ڈرائیور کی بیٹی ہے، اسے خود پر اور غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ گارڈن میں کھڑا اب بھی وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب وہ اسے کل والی مخصوص جگہ پر جاتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے قدم بے ساختہ اس کے پیچھے بڑھے۔ وہ آج بھی کل کی طرح مخصوص جگہ پر کھڑی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے میں مصروف تھی۔ جب وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کے قریب پہنچا۔ جادوگرنی، وہ اسے دیکھ کر بڑبڑایا۔ مسفرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہی جو تمہیں لگا، وہی مطلب ہے۔ جب سے تم سے ملا ہوں تم میرے ذہن پر ایسے سوار ہو کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی۔ ضرور تم نے ہی کچھ کیا ہے، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تم جیسی لڑکی کی طرف راغب ہوں۔ آپ اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی سنجیدگی سے بولتی وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ ضرور سب کی طرح اس کا مذاق اڑانے کا کوئی نیا طریقہ سوچ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سامنے والے کے لیے سرد مہری در آئی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ جن کے گھر میں وہ رہتی ہے ان سے بدتمیزی کر کے نمک حرامی نہیں کر سکتی، اس لیے وہ خاموشی سے وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر حارب کی زبان پر قفل لگا جو اس کی باتوں کی وجہ سے مزید سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر سنجیدگی سے ٹوک گیا۔ وہ اس کی طرف مڑ کر سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوئی۔ اگر آپ بھی باقی سب کی طرح میرا مذاق اڑانا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے سب کے حقارت بھرے لہجے سہنے کا۔ ہاں، میں جانتی ہوں میری ذات میں کمی ہے، پر ہر ایک کا مجھے اس بات کا احساس دلانا ضروری ہے۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میں تھک چکی ہوں۔
लोगों के इन लहरों को बर्दाश्त करते करते। इतने दिनों का लावा आज हारिब के ज़रा से छेड़ने पर फट गया था। तुम सब मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि वो उसके सामने ना रोए। आंसुओं को जब्त करने के चक्कर में उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। कोशिश के बावजूद उसकी आंखों में चमकती नमी को वो देख चुका था। वो मज़ीद अपनी ज़ात का तमाशा नहीं लगाना चाहती थी, इसलिए वहाँ से निकलती चली गई। हारिब अपनी जगह साख्त हुआ था। वो तो कब की वहाँ से निकलकर जा चुकी थी, पर उसे होश ही कहाँ था। वो तो उसके लफ्ज़ों में छुपी तकलीफ़ महसूस करके थम सा गया था। उसकी आंखों में मौजूद चमकती नमी देख उसका दिल ज़ोर से धड़का था। इस पर उसका वो गरूर, हर चीज़ स्टैंडर्ड ढूंढना जैसे पाश पाश हुआ था। इस पल अपने दिल की हकीकत उस पर आश्कार हुई थी। कुदरत ने उसके मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा था कि वो अपनी जगह से हिल भी न सका। उसे उस पल महानूर की याद आई थी, जिसे उसने ये कहकर इग्नोर किया था, बल्कि उसकी इंसल्ट की थी कि तुम मेरी हैसियत से मेल नहीं खाती। उसे ऐसा महसूस हुआ कि इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ उस पर हंस रही है, उसका मजाक उड़ा रही है। उसने अपने हवास काबू करने के लिए अपने चेहरे पर हाथ फेरा, फिर एक नज़र इधर उधर घुमाता गाड़ी निकालता घर से निकलता चला गया। वो बालकनी से जाने के लिए मुड़ा ही था जब उसकी नज़र गार्डन में आती आयरा पर पड़ी, जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो उसे देखकर वहीं रुक गया। उसने गौर से उसका मुआयना किया। ब्लू कलर के स्टाइलिश से ड्रेस में काफ़ी जाज़बे नज़र लग रही थी। वो फ़ोन बंद करके अब सामने लगे फूलों की तरफ मतवज्जा हो चुकी थी। उसने ज़रा सा झुककर फूल की खुशबू को महसूस किया। वो बेसाख्ता हल्का सा मुस्कुराई थी। उसकी इस अदा पर रसम के होंठों को भी मुस्कुराहट ने छुआ था। उसे खुद भी अंदाज़ा ना था कि वो मुस्कुरा रहा था। आयरा ने किसी की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस की। उसने ज़रा सी नज़रें उठाकर ऊपर देखा था। उसकी हंसी को फ़ौरन ब्रेक लगी। वो बगैर एक भी लम्हा ज़ाया किए वहाँ से जा चुकी थी। अरसम ने उसकी एक एक हरकत को नोट किया था। उसके जाते ही उसे सारा नज़ारा फीका फीका सा लगने लगा था। वो भी सर झटकता बालनी से हटता अंदर रूम की तरफ बढ़ गया था। आमना बेगम उसके जाते ही कमरे में आई। जैसे वो उसके करीब बैठी वो उससे लिपट कर आंसू बहाने लगी। आमना बेगम उस अचानक होने वाले आफात पर घबराई थी। मिंसा मेरी जान क्या हुआ? वो उसकी कमर थपथपाती हुई बोली, मगर दूसरी तरफ से जवाब नदारद। वो हकीकी मायने में घबराई। मिंसा मेरी जान, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? बड़ी मामा आपको सब कैसे पता चला? मैंने तो आपको कुछ नहीं बताया। वो आंसू साफ करती झिझकती हुई अपनी बात उनसे कह गई। मैं अपनी बेटी की दिल की बात नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? वो मोहब्बत से उसके बाल संवारती हुई बोली। बड़ी मामा उन्हें लगता है मैंने आपको सब बताया है। वो मुझसे बदगुमान हो गए हैं। बड़ी मामा क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या हादिया आप ही मुझसे ज़्यादा प्यारी हैं? वो क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? वो सिसकती हुई बोली। कैसी बातें कर रही हो मिंसा? तुम खुद का मुवाजना क्यों कर रही हो दूसरों से? मेरी बेटी सबसे प्यारी है। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं दूसरों के लिए खुद को हल्कान करने की, समझी तुम? वो ज़रा रोब भरे अंदाज में उसे टपकती हुई बोली। अगर तुम जुहान की बात कर रही हो तो वो बिल्कुल पागल है। उसने पहले तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा, तो ऐसा बर्ताव कर रहा है। तुम देखना जल्द ही वो तुम्हारे साथ बेहतर हो जाएगा। वो उसे तसल्ली देती हुई बोली। बड़ी मामा, आप मेरी बात मानेगी? वो उनका हाथ पकड़ती इल्तिजाइया अंदाज में बोली। हाँ मेरी जान, बोलो। भला क्यों नहीं मानूंगी अपनी बेटी की बात? उनके लहजे में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी।